हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ कुणाल भूरा। मेजर टेस्ट 2 आज हो चुका है और उसके डिस्कशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के मेजर टेस्ट 2 का डिस्कशन कुछ इस प्रकार है केमिस्ट्री के सेगमेंट का। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी इज। सो लेटाइस एनर्जी हम सबको पता है, लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नीचे जाने पे क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो लेटाइस एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बढ़ा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी सबसे कम लेटाइस, सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का साइज क्या है? सबसे कम है, इसीलिए उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पहले आना चाहिए। तो नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर आ गया नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Given below are the two statements. Assertion, double bonds in carbon C2 molecule it consists of 2 pi bonds. बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जो C2 होता है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे भर आते हैं बच्चों? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई के अंदर। इसीलिए ये वाली बात सही है, पहला असर्शन तो सही है। Due to presence of 4 electrons in 2 pi molecular orbital, यही रीजन है कि इसके अंदर क्या है? 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि दोनों किसके अंदर आ गए? आपके पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वन के अंदर आ गए। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन NH4OH। तो NH4OH का बस इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो NH4OH आपने क्या देखा? NH4OH के अंदर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चा? आयनिक बॉन्ड। एक ही आयनिक बॉन्ड है, तो यानी 1 1 1 तीनों में है। कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से हो गए बच्चों? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक O और H के बीच का भी होगा बच्चों, इसको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए? 4 हो गए कोवलेंट और एक हो गया कोऑर्डिनेट, ये वाला। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप। बिल्कुल सही बात है। VSEPR थ्योरी हमने इसके लिए पढ़ी है। NH3 का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और NF3 का भी इस टाइप का स्ट्रक्चर, एक एक लोन पेयर है, पिरामिडल शेप है। सही बात है। द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ये भी सही बात है। क्यों ऐसा? देखिए, हमेशा किस तरफ जाएगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं आई एम सॉरी, जिसकी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एरो इस साइड हो गया, तो नेट क्या हो रहा है? दोनों का ऐड हो रहा है। जबकि इसके केस में क्या होगा? नेट क्या हो रहा है आपका? सब्ट्रैक्ट। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है सेंट्रल एटम में। तो आप I3 नेगेटिव को देखेंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। I नेगेटिव के अंदर यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया। 3 लोन पेयर है इसके अंदर, तो इसीलिए इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देखोगे कि चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इनके अंदर बच्चों? सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से क्या है? इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। अगले स्टेटमेंट में जाते हैं। N2CO एंड NO पॉजिटिव है, आई हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर 2। नहीं, 2 नहीं होता बच्चों, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। कैसे 3? नाइट्रोजन का आपने MOT थ्योरी से पढ़ा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। 14 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is isostructural? अब आइसोस्ट्रक्चरल की बात करो तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा।
सेम स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, अब ये हमें देखना है। अब देखो NH4 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव को, NH4 पॉजिटिव कैसा है, इस टाइप का है NH4 पॉजिटिव, और BH4 नेगेटिव भी कैसा होगा बच्चों, इस टाइप का होता है आपका BH4 नेगेटिव। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है, और दोनों के स्ट्रक्चर एकदम सेम है, टेट्राहेड्रल है। आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are correctly matched according to VSEPR theory? ठीक है, तो VSEPR के हिसाब से हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ICl2 नेगेटिव बिल्कुल सही बात है, ये लीनियर शेप का होता है, इस टाइप का होता है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अगेन अगले पे चलते हैं, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ये भी सही है। ICl3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होता है, ये ऐसा होता है बच्चों, इसका शेप है टी शेप होता है ये, और SF4 सीसॉ होता है, देखो ऐसा, ये भी बात सही है। तो ACD करेक्ट है, और हमसे क्या पूछा है, करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ACD करेक्ट है, नहीं ABD करेक्ट है, सॉरी, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, हाँ बच्चों डिबाई होती है इसकी यूनिट, ये भी सही बात है। 1 डिबाई क्या होता है, Q इंटू बॉन्ड लेंथ का जो सम होता है उसके बराबर होता है, तो 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद होना चाहिए। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का अगेन डी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई स्टार ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पाई स्टार ऑर्बिटल अच्छा क्वेश्चन होता है ये। देखो नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं, आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। जब भी कभी स्टार ऑर्बिटल बना है तो उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है इसीलिए क्या होता है, एक और नोडल प्लेन का जनरेशन होता है। और चूंकि पाई स्टार ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कितना हो जाएगा आपका, नॉर्मली 2px 2 स्टार 2px स्टार 2py। नॉर्मल केस में कितने होंगे, 2। नॉर्मल में ही कितने हो गए आपके, 2 हो गए। मतलब एक एल की वजह से 1 हो गया, और एक कितना होगा, इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब याद क्या रखना है, नोडल प्लेन का मतलब एंगुलर मोमेंटम तो होता है, पर कहीं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रही है आपको, तो आपको जितने नंबर ऑफ टाइम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in PO4 3 negative charge on each oxygen and bond order respectively। ठीक है, देखें देखो PO4 ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो एक चार्ज कितने पे जा रहा है, 4 ऑक्सीजन एटम पे जा रहा है, तो कितना हो गया चार्ज, तो -0.75, क्योंकि 3/4 हो गया माइनस चार्ज, तीन नेगेटिव चार्ज है, और जाना कितने हैं, 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस की वजह से। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं मैं तो देखो ये एक बॉन्ड है, बाकी सबका एक एक तो है ही, इसके अलावा ये एक बॉन्ड 4 एटम में शेयर होना है, तो यानी 1 + 1/4 और कर दो तो कितना आ जाएगा 1.25। हाँ, इसको आप एक और फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हो। इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, उससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देखिए
Cn नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन के 7, कार्बन के 6 और 7 6 13 और एक नेगेटिव चार्ज यानी 14, 14/2 3 हो गया इसका। मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने हो गए? 3। ऐसे ही O2 नेगेटिव कितने हो गए वैसे? 8 8 16, 16 माइनस 1 16 हो गए, 16 में 16 और एक और हो गए 17, 17 के लिए हो गए आपके, देखो 17 के लिए हो जाते हैं, देखो ऐसे सीक्वेंस होता है इसका 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 का 3 होता है, ये याद करना है, 14 का 3 कर लो, बाकी सब में आप क्या कर लो, ढाई आधा आधा कम करते जाओ। सेम यहां पे आधा आधा वापस कम कर दो। अब देख लेना 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो कौन सी कैटेगरी के साथ मैच करेगा। सेम Cn नेगेटिव हो गया और NO पॉजिटिव हो गया। यहां पर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है दोनों के अंदर 14, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PCl5 is not very stable and easily dissociate into PCl3 and Cl2। बिल्कुल सही बात है। PCl5 जो होता है बच्चों, PCl5 जो होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है into PCl3 प्लस Cl2। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि एक हाइपरवैलेंट स्पीशी है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल कहता है कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत आसानी से फेवर्ड नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है द सेंट्रल एटम इन PCl5 हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड इंस्टेड ऑफ 8, सो इट्स वायलेट ऑक्टेट रूल। दोनों ही बातें सही हैं बच्चों, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर आ जाएगा 4th। LiCl इज अ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड होता है LiCl, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन की वजह से लिथियम पॉजिटिव का जो साइज है वो क्या होता है, काफी छोटा होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। नो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसका रीजन तो क्या है, पोलराइजेशन है, जिसकी वजह से ये होता है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, बी हो जाएगा आंसर। In HCl, expected value of dipole is 6.12 and experimental value is this percentage covalent character। इसमें क्या करना होता है आपको, percentage covalent character, percentage covalent पूछा है क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो percentage covalent character के लिए आपको ये ध्यान रखना है, observed upon theoretical into 100। इससे जो आता है ये आपका आएगा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंट इन इट। तो ये यहां से आप लोग निकालोगे तो ऑब्जर्व ये वैल्यू हो गई, कोवेलेंट हो गई 6.12 into 100। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 16.83। नेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स एनसीईआरटी से आए हैं बच्चों, ये दोनों ही डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी से आए हैं। आपको ये सीधे सीधे याद होने चाहिए कि किस किस के शेप हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज आप जरूर देखिएगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कोई ना कोई स्टार ऑर्बिटल होगा, और स्टार में भी कौन सा होगा, सिग्मा का भी हो सकता है, पाई का भी हो सकता है। तो ये हो सकता है ऑप्शन, या फिर ये हो सकता है, ये हटा दो। अब ये एस ऑर्बिटल तो नहीं है, ये तो कोई पी ऑर्बिटल ही है, पी एक्स और पी वाई। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Select the correct order of dipole moment in the following compounds। Very important question again। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम की आपको मदद लगेगी। ठीक है, देखिएगा, आप देखेंगे कि देखो, अब वो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में कैसे आप देखोगे, फर्स्ट वाले में क्या होगा, एक तो ये यहां गया और एक ये यहां गया, इनका तो नेट 0 हो गया, पर एक यहां जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखेंगे तो ये इन तीनों का ही कुछ ना कुछ वेक्टर आएगा जो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसका तो सबसे ज्यादा हो गया इन दोनों में। इस केस की बात करूंगा तो इन दोनों की वजह से नेट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और इसकी वजह से नेट कहां आ जाएगा, ऊपर। फिर अगेन तो यानी ये तो कट गए,
तो अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये Cl वाले की वजह से बचेगा। D में तो 0 हो गया, सीधा सीधा कट गया सारा। E में भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इन दोनों की वजह से वापस यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, देखो D और E का बराबर हो गया, A और C का बराबर हो गया, और सबसे ज्यादा किसका होगा, B का होगा। तो ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Zero overlap takes place between which of the following if X is the internuclear axis? Very important question again. आप लोग जब VBD पढ़ते हैं तो आप लोग जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस लेते हैं वो हम लोग लेते हैं Z एक्सिस। क्वेश्चन पूछा है X एक्सिस के रिस्पेक्ट में। X एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपसे क्या पूछा है, जीरो ओवरलैप पूछा है, तो देखो 1s और 2s के बीच में तो हो ही सकता है अगेन। अब क्या होगा, पहले 2pz और 2ps के बीच में हो रहा था, पर अब वो तब क्या होती थी, z होती थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो अब x और s के बीच में भी बनेगा, बिल्कुल सही है ये। अब px और py में तो नहीं बनेगा, चाहे कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, ये तो परपेंडिकुलर हो गए ना बच्चों आपस में, तो इसके बीच में भी क्या होगा, बनेगा, नहीं बनेगा, इसके बीच में वापस बन जाएगा। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, see the figure, the walls of X and Y are open simultaneously of NH4Cl in the first form। देखो HCl का वेट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, चूंकि HCl का वेट ज्यादा होता है तो NH3 जल्दी ट्रैवल कर लेगा यहाँ तक, और HCl क्या होगा, कम ट्रैवल कर पाएगा यहाँ तक। तो इसी वजह से कहां बनेगा, HCl के पास वाली पोजीशन पे व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। व्हाइट फ्यूम्स क्यों बने बच्चा, क्योंकि इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, NH4Cl बनता है, और उससे क्या बनते हैं, व्हाइट फ्यूम। जो कि HCl जब तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, इसीलिए आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, a gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller। very important, अगर उसने कहा है मोलर वॉल्यूम क्या है, 20% कम है, तो उसने पूछा है कि करेक्ट कंडीशंस क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए। तो हम जानते हैं Z बराबर V रियल अपॉन V आइडियल होता है। चूंकि उसने कहा है V रियल कम है, तो Z क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। PV इज इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पूछा है, तो ये हो गया P N/V इज पर लीटर, ये पूछा है अपने से RT, तो ये क्या लिख दो, P/RT। सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following equation is correct? Again वही, आपको बस क्या पता होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आप उससे लगा लो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 आ जाएगा, सीधा सीधा रिलेशन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन P2 V2 इट इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following represents Boyle's law? ठीक है, Boyle's law क्या कहता है बच्चों, PV जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आपको ये चीज पता है, अगर प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड वाला सही है, क्योंकि देखो आप वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते रहोगे तो भी पीवी तो कांस्टेंट रहेगा ना, जब तक आप क्योंकि पीवी का जो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, उसकी वजह से करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, सी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 ml of hydrogen diffuses out through a small vessel of 20 minutes. The time needed for same Gram's law of diffusion का बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम सब जानते हैं V1 upon T1 is direct inversely proportional to root m। तो हम रिलेशन लगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे, V1 upon T1 upon V2 upon T2 is equals to root m2 by m1।
मोलर मास हाइड्रोजन का होता है आपका आपको 2 होता है, तो इसे अपन नीचे रख देंगे। ऑक्सीजन का 32 होता है, ये दिया हुआ है 50/20, इसका टाइम पूछा है। कैलकुलेशन कर लेंगे अपन लोग, तो आंसर आ जाएगा 5 × 40/2, और ये हो गया 4 हो गया यहां से, तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा, नहीं 40 नीचे आएगा, तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा। 8 4 32, 34 2 64, आंसर आ जाएगा 64 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A mixture contains a mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contain 7 gram of nitrogen and 8 grams of argon. If the total pressure of the fluid mixture of the gases in the is 27 bar, the partial pressure of N2 is. इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बेसिक सा डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है। प्रेशर इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको, अगेन 27 बार दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या रखना है, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन के मोल निकाल लो। 7/28 1/4 हो गया। आर्गन का मास होता है 40, तो 8/40 1/5 हो गया, बस कुछ भी नहीं। तो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/5, 1/4 ये हो जाएगा 20 आ गया एलसीएम, यहाँ 9 आ गया, ऊपर 27 था ही, ये हो गया 5 ऊपर चला गया, ये 3 हो गया, 15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following has p pi and d pi bonding? बच्चों जिसके अंदर d ऑर्बिटल होगा उसी के अंदर d pi p pi बॉन्डिंग हो पाएगी। तो ना नाइट्रोजन के अंदर d ऑर्बिटल होता है, ना कार्बन के अंदर, ना बोरॉन के अंदर, सिर्फ सल्फर के अंदर होता है, क्योंकि वो पीरियड 3 का एलिमेंट है, तो इसीलिए उसके अंदर क्या होगी, p pi d pi बॉन्डिंग होगी। आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आप सबको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और CO का होता है 3। तो चूंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Correct order of non-metallic character. When you move left to right in a periodic table, non-metallic character increases. तो फ्लोरीन सबसे लेफ्ट में आता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरॉन और सिलिकॉन में कैसे चेक करेंगे? देखो, इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए थोड़ी सी। बोरॉन की होती है 2.5 के आसपास और सिलिकॉन की होती है 1.6, इसीलिए आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, लिथियम के हाइड्रोक्साइड कोवेलेंट होते हैं, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम नहीं होता, आयनिक होता है। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड कोवेलेंट होता है, बेरिलियम एम्फोटेरिक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक और जिंक क्या होता है, एम्फोटेरिक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। करेक्ट द अरेंज एस सल्फर ऑक्सीजन एंड सेलेनियम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका एक ऑर्डर आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, तो ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा सल्फर की सबसे ज्यादा, और फिर सेलेनियम, ये ऑर्डर हो जाएगा। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Equal volumes of A and B gases diffuse in 20 and 10 seconds. मोलर मास एक का देके रखा हुआ है, दूसरे का पूछा है। ठीक है, अभी हमने रिलेशन की बात की थी, तो रिलेशन था V1/T1/V2/T2 इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ M2/M1। वॉल्यूम सेम है, तो T1/T2 इज इक्वल्स टू M1/M2। पहले का दिया है 20, दूसरे का 10, पहले का मोलर मास 80, दूसरे का पूछा है। स्क्वायर कर देना, 4 80 x काट दो, 20 आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The density of a gas is found to be 3.43 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atm pressure. The molar mass of the gases, कुछ भी नहीं करना है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है।
PM इज इक्वल्स टू DRT, ये फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा। प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm, मोलर मास निकालना है, डेंसिटी 3.43, आर की वैल्यू अगर आपने लीटर एटीएम में रखनी है यानी 0.0821, टेम्परेचर देके रखा हुआ है आपको 300 केल्विन। यहां से आपको बस कुछ भी नहीं करना है, डेंसिटी को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 84.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following shows positive deviation from ideal gas? तो पॉजिटिव डेविएशन आपकी दो ही गैसेस दिखाती हैं सिर्फ और सिर्फ, आपको याद करना है हमेशा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियल गैस आइडियल गैस के जैसे कब बिहेव करती है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? लो हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू रिएक्ट रीडीली विथ NaOH? देखो NaOH क्या है? बेस है, बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा आसानी से? एसिडिक से। तो बहुत जो अच्छा एसिड होगा, तो Cl2O7 क्या है? सबसे अच्छा एसिड है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, Cl2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 का। तो देखो 1 का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है अपना? ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp। ठीक है, ऐसे ही 3 का पूछेंगे तो देखो यहाँ तो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? sp3। और 5 का पूछ लिया आपने से, तो इसका क्या हो गया? sp2। तो 1 3 5 का हो गया आपका sp sp3 sp2। सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कोलिजन्स आर ऑलवेज इनइलास्टिक नहीं होते बच्चों, कोलिजन्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ गैस मॉलिक्यूल, ये तो केटीजी का सही अजम्पशन है। ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी, नहीं, इट्स नॉट ट्रू। बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल मूव्स इन कर्व, नहीं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At what temperature RMS velocity of a gas shown at 50 degrees Celsius will be doubled? RMS का फॉर्म, RMS वेलोसिटी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो VRMS का हम रेशियो ले लेंगे। उसने बोला है डबल हो गई है वेलोसिटी, तो पहले V थी अब 2V हो गई। पहले टेम्परेचर 50 डिग्री था, पर डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहां से फिर आपको दूसरा टेम्परेचर निकालना होगा। तो आंसर आपको उसी के मतलब उल्टा कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, √T + 50/2। सॉल्व करेंगे आप T, तो T आएगा 1019 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेशर ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हीलियम इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी नहीं करना है, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। प्रेशर हमें नहीं पता, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? टोटल मोल्स, तो 4/32/2/2 ये आ गए आपके टोटल मोल्स। R अगेन लीटर एटीएम में 0.02821 रखेंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर हम किस में रखते हैं? SI यूनिट केल्विन में रखते हैं। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25.21। नेक्स्ट क्वेश्चन। Containers A and B have same gas if pressure and volume and temperature of A all are twice, then the ratio of number of molecules of A and B. Again, ideal gas equation लगाएंगे। PV is equals to nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो PV अगर आप बढ़ा रहे हो, दोनों को डबल कर रहे हो, तो कांस्टेंट हो गया, तो यानी नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है,
तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर डबल कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following species will show intramolecular hydrogen bonding? इंट्रामोलिकुलर के लिए पहले तो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, और दिखाता कौन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस? बॉन्ड लेंथ अगर आपको डिक्रीज करनी है तो मैंने अभी आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 2.5, इसका 3 है, इसका 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। अगेन इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2.5 है, इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। इसका 3 होता है बच्चों, याद रखना CO पॉजिटिव का एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा। इसके बॉन्ड ऑर्डर 3.5 पे, हम उस टेबल से नहीं निकाल सकते जो अभी हमने पढ़ी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम होगी इस केस में। अगेन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव देखेंगे तो 2 है, 1.5 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ अगेन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट, बोथ H2O एंड SnCl2 हैव बेंड स्ट्रक्चर। सही बात है, H2O का भी जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, और SnCl2 का भी क्या होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, पर इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3 नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज, चूंकि कोई डेटिव बॉन्ड नहीं है बच्चों तो फॉर्मल चार्ज भी क्या होगा, नेट 0 हो जाएगा, आंसर आ गया डी। नेक्स्ट, which of the following is correct order of bond angle of H2S, NH3, BF3 and SiH4? तो देखो BF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री, तो 120 सबसे आगे आ गया। SiH4 का विदाउट लोन पेयर 109 डिग्री 28 मिनट्स हो गया, NH3 का 107 हो गया, और H2S का 104.5 हो गया, तो ऑप्शन आ गया आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A sudden jump between the values of second and third ionization enthalpies of an element is associated with the electronic configuration। देखो सेकंड से थर्ड जाओगे, मतलब थर्ड जो कह रहा है एक्सेप्शनली ज्यादा आ रही है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तभी तो उसके नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन के आने के बाद एकदम से ज्यादा वैल्यू आएगी। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोई भी ऐसा कंपोजिशन ढूंढना है हमें जो अल्कली अर्थ मेटल का हो, तो आप देखोगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following is the correct order of ionic radii? देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम क्या होगा, आयनिक रेडाई, और जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक रेडाई। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका इसी ऑप्शन में हो रहा है, डी में, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, which of the following arrangement represents the correct order of electron gain enthalpy? अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन चलता है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन, अभी बताया था सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑप्शन आ जाएगा बी। Which of the following arrangements the order is not correct according to the property indicated against it? तो इस क्वेश्चन में मैं बात करूं आपसे, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ऑर्डर अभी बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट तो सही है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन, नहीं, ये गलत है। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बच्चों ऑक्सीजन से, इसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है एंड इट हैव मोर स्टेबिलिटी। अगेन IBr FCl मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन होता है फ्लोरीन और क्लोरीन में आयनाइजेशन के लिए, तो ये भी सही है। नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है, तो डी ऑप्शन भी सही है, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? हाइड्रोजन बॉन्डेड तो बच्चों एक ही होता है, और बाकी के 4 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्डेड और एक 4 कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड।
थैंक यू एवरीवन, उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट से फायदा हुआ होगा। और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक